अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस गर्मी के मौसम में आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, ये आपको रोज़ न्यूज़ की टीम और मैं भी अक्सर अपने शो में बताती रहती हूँ। इस हवाले से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर इन्वाइट करते हैं और आप लोगों को दे रहे होते हैं सजेशंस। उन सजेशंस को इग्नोर मत किया करें, वो आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम करते हैं ताकि आप लोग रख सकें अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल। तो अपना अच्छे से ख्याल रखते हुए देखते रहें हमारा शो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उबैद खान, ब्यूरो चीफ हैं रोज न्यूज़ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया जी, कैसे हैं आप उबैद साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सामिया। और सुबह सवेरे आज जो हमारे पास स्टोरी है और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और रमा माली साल का बिल्कुल इख्तिताम की तरफ वो गामजन है। और इसी साल के जो ये 20 दिन रह चुके हैं माली साल के, इन 20 दिनों के अंदर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर के अंदर मैं मौजूद हूँ मोटर ब्रांच में। और यहाँ पर सुबह सवेरे जिस तरह ही हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमें ये इतलात मौसूल हुई थी, एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें ये हिदायत की जाती है कि अमले की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और 6 ईटीओ की सरबराही के अंदर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और उसके अलावा मेन शाहराहों के ऊपर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच के अमला जो है वो वहां पर मौजूद होगा। जिन गाड़ियों ने अपने टोकन टैक्स अदा नहीं किए हैं और नॉन रजिस्टर गाड़ियां, उसके अलावा गैर नमूना नंबर प्लेट्स जिनके ऊपर मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। और जो हदफ दिया जाता है हमेशा रेवेन्यू जनरेट करने और रेवेन्यू इकट्ठा करने का, वो हदफ जो है वो मजीद उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। और गालबन ये बताया जा रहा था कि हदफ जो है 20 अरब रुपए रवा माली साल यानी कि 11 महीने के अंदर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टोकन टैक्स ना देने वाली गाड़ियों के खिलाफ, ना दहिंदगान के खिलाफ और जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां थी उसके अलावा दीगर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए वसूल किए हैं। और 20 अरब रुपए की वसूली की गई है। बाकी 20 दिन में जो अभी बाकी हैं, आज से जिनका आगाज होगा और कहा जा रहा था कि आज से नाकाबंदी की जाएगी, तो 2 अरब रुपए मतवक्के जाहिर किए जा रहे थे कि मजीद रिकवरी हो सकती है। और जिस तरह हम सुबह सवेरे यहाँ पर पहुंचे और हमने कहा कि हम भी देखेंगे, ज्वाइन करेंगे अमले को कि अमला किस तरह से अपनी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद क्रैकडाउन का लाहे अमल क्या बनाया जाता है। जो गाड़ियां टोकन टैक्स अदा नहीं करती हैं, रोड्स के ऊपर मौजूद होती हैं, उनसे किस तरह से रिकवरी की जाती है, उनके चालान किए जाएंगे। हमें बताया ये गया था कि जो मोटर ब्रांच के डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से भी ये इत्तलात हमारे जराये के मुताबिक मौसूल हो रही थी कि उनके खिलाफ जाहिर चालान भी किए जाएंगे और उन गाड़ियों को बंद भी किया जाएगा जो गाड़ियां 1 साल से ज्यादा जिनके टोकन टैक्स अभी तक अदा नहीं हुए हैं, या ऐसी गाड़ियां जो नॉन कस्टम पेड हैं, या ऐसी गाड़ियां जो अभी तक जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है। लेकिन जिस तरह हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो अभी तक अमला कोई भी हैरान कुन बात यह है कि अमले का कोई भी अपराध और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं वो यहाँ पर अपने कमरों के अंदर मौजूद नहीं है। और उसके साथ साथ जिन गाड़ियों को लेके जाना था, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की गाड़ियां हैं, ये मेरे अकब में बिल्कुल नजदीक खड़ी हैं और ये गाड़ियां अभी चूंकि तो मौजूद हैं। अभी तक तो अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जबकि ये बताया कि उबैद साहब जो हिस्ट्री में होता आया है वही हो रहा है। बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम हो ही नहीं रहा। हाँ सामिया, बिल्कुल कहा जा सकता है कहा। आप देखिए, आप वहां पर मौजूद हैं और इतने सख्त नोटिफिकेशन जानिब आए तो उसका चेहरा मैं कह रही थी उबैद साहब आप वहां पर मौजूद हैं, अभी देखिए आप विटनेस भी हैं वहां पर। इतना सख्त नोटिफिकेशन है और अमला मौजूद नहीं है। क्या वजह है? इसको इतनी सख्त नोटिफिकेशन के बावजूद इतना नॉन सीरियस क्यों लिया जा रहा है? सामिया, ये नॉन सीरियसनेस से शायद यही है कि अमले की गफलत है। और इस नोटिफिकेशन के बाद तो होना ये चाहिए था कि सुबह सवेरे मुख्तलिफ मकामात पर शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, उसके अलावा मेन शाहराहें हैं, वहां पर नाकाबंदी की जाती। नाकाबंदी करते हुए जो काम का आगाज होता वो किया जाता। बारहा इस महकमे को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। उसकी वजह और रीजन ये करार दी जाती है कि ये अरबों रुपए का रेवेन्यू हर साल गवर्नमेंट को देता है। अरबों रुपए का रेवेन्यू इस महकमे से जनरेट किया जाता है। और अमले की गफलत का अंदाजा यहाँ पर ये लगाया जा सकता है कि साइलिन यहाँ पर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और अमला अपने दफातर के अंदर मौजूद नहीं है। जो सीटें हैं वो बिल्कुल खाली हैं। जिन 6 एटीओ का कहा गया था जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं, उनकी सरबराही में नाकाबंदी होनी थी, वो खुद भी मौजूद नहीं है। और जब हमारी कुछ जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात हुई है अमले से,
तो उन्होंने खुद कहा कि बस कुछ देर बाद हम इसका आगाज करेंगे, कुछ देर बाद हम शाहराहों के ऊपर मौजूद होंगे। छुट्टियां जरूर मंसूख की गई हैं, मगर साथ साथ एक सवाल ये भी है कि अगर जब इस जो ये ड्यूटी का दौरानिया है, अगर जो गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजमीन है जिन्होंने साहिलीन को यहाँ पर सहूलियात देनी है, साहिलीन के मसाइल हल करने हैं, वो इस दौरान नाकाबंदी के ऊपर मौजूद होंगे, तो यहाँ पर काम कौन करेगा? और यहाँ पर जो साइलिन आते हैं वो दरबदर पहले भी होते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनको मजीद परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो शहर के अंदर इस वक्त भी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, भारी भरकम चालान शहरियों के किए जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। और जब रीजन उनसे पूछी जाती है कि आपने गैर नमूना नंबर प्लेट क्यों अवेजा की हुई है और नमूना नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई गई है, तो इसी महकमे के एक पार्ट ये भी बताया जाता है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन से जारी करदा जो नमूना नंबर प्लेट थी उनको अभी तक अरसाल नहीं की गई है, उनको नहीं मिली है। और जब महकमे के अमले से यहाँ पर बात की जाती है, पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है उनकी जानिब से कि आप नमूना नंबर प्लेट का ढांचा लेकर खुद भी बनवा सकते हैं, लेकिन शहरी जो है वो एक कशमकश के अंदर मौजूद है। अगर वो बाहर से अपनी एक नंबर प्लेट ढांचे के मुताबिक जो बताया जाता है एक्साइज की जानिब से उस मैप के तहत बनवाते हैं, तो बाहर उनके चालान कर दिए जाते हैं, उनको खवारी का सामना होता है। जब महकमे से बात की जाती है तो महकमे की जानिब से ये कहा जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा आम शहरी को ही नुकसान पहुंचा है, जो काम कर रहे हैं, जो टैक्स चोर हैं या जो जाली नंबर प्लेट लगाकर गाड़ियों को मिसयूज करते हैं या गाड़ी चोरी की यूज कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ कोई इतना खास एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं सामिया, देखें, अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो ये गवर्नमेंट का काम है और इन इदारों का काम है, इस महकमे का काम है, ट्रैफिक वार्डन्स का काम है, उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद हैं, दीगर हमारे डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ये ड्यूटियां हैं कि उन्होंने जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स की गाड़ियां हैं उनको चेक करना है, इनके पास सिस्टम मौजूद होते हैं, वहां पर फौरी तौर पर उस सिस्टम के जरिए पता चलता है कि इस गाड़ी के कितना टैक्स अदा किया गया है, या ये नॉन कस्टम पेड है, या ये गाड़ी बोगस है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इस तरह की तमाम मालूमात तो फौरी इनको मौजूद वहां पर मिलती है, तो लिहाजा उन गाड़ियों के खिलाफ हमने माजी में देखा है कि क्रैकडाउन जरूर किया जाता है, मगर अलमिया की बात यह है कि जब नमूना नंबर प्लेटें महकमे की जानिब से जिन जो अरबों रुपए वसूल करता है नंबर प्लेट के पैसे, जब आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी मद में महकमे की जानिब से काट लिए पहले ही जाते हैं, तो नंबर प्लेटें अरसाल नहीं होती हैं, तो शहरी गैर जिम्मेदारी का इजहार, मैं ये भी कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी का इजहार जिम्मेदारी अदा करते हुए वो गैर नमूना नंबर प्लेटें बनवा लेते हैं और नंबरों को जाहिर है। वैसा मैं फिर वही बात कहूंगी कि जो आम शहरी है डेफिनेटली उसने किसी ना किसी तरह तो सरवाइव करना है, वो गाड़ी उसने कोई लग्जरी के लिए नहीं ली होती। एक आम शहरी जो होता है उसने अपनी जरूरत के तहत ये व्हीकल बाय की होती है और उसे यूज भी करना होता है, तो नंबर प्लेट्स का टाइम पे मिलना तो महकमे की जिम्मेदारी होती है ज्यादा। लेकिन हमने माजी में देखा है कि अरबों रुपए इस नाम पे वसूल किए जाते रहे शहरियों से कि वो उनके नमूना नंबर प्लेट जो है वो दी जाएगी, लेकिन जब वक्त तो ऐसा होता है कि यहाँ से ये भी बताया जाता है कि नंबर प्लेटें जो वो अरसाल की गई हैं उनको किसी जो उनकी लोकेशन है ठीक ना होने की वजह से उनको नहीं मिली है या किसी और रीजन से उनको अरसाल नहीं की जाती हैं। इसमें गफलत जरूर है कहीं ना कहीं महकमे की, इसको इस सेक्टर को दूर करना होगा और इसके ऊपर संजीदगी के साथ काम करना होगा। और सामिया, इसके साथ लेकिन अलमिया की बात यह है कि सोचना यह है कि हर साल पूरा साल 11 माह जो अभी गुजरे हैं उस दौरान भी नाकाबंदियां की गई हैं। जिस तरह मैंने बताया कि 20 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, वो रेवेन्यू किनसे इकट्ठा किया गया था? वो आम शहरी ने ही वो टैक्स देकर ये 20 अरब रुपए जो महकमे ने वसूली की है उनको दिए गए हैं। लेकिन जब आम शहरी को सहूलियात नहीं मिलती हैं तो वो सरापा एहतजाज भी होता है, वो चीखो पुकार भी करता है और उसके साथ साथ उसकी जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जाते हैं। तो यकीनन अगर मैं दिखाऊं तो आप देख लें यहाँ पर कि इस वक्त जो जिन गाड़ियों के साथ वो क्रैकडाउन किया जाना था वो गाड़ियां जूं की तूं यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। अमला, मैंने बताया कि अभी तक अपनी सीटों के ऊपर मौजूद नहीं है और जाहिर है कि जब अमला मौजूद नहीं होगा तो ये क्रैकडाउन कैसे होगा। और उसके साथ साथ जो ये कहा गया कि जो छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं 7 रोज ही यहाँ पर महकमे में काम किया जाएगा और जो छुट्टियां मनसूख करने का मकसद ये था कि जो रेवेन्यू हदफ है उसके अंदर इजाफा हो सके। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल सामिया मुझे मुख्तलिफ नजर आई है, महकमे के अंदर गफलत जरूर नजर आई है अफसरान की और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि साइलिन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन अमला मौजूद नजर अपनी नहीं आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, शायद साइलिन इंतजार कर रहे हैं कि कब अफसरान आएंगे तो
जी, मैं कह रही थी डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाहिद गिलानी ने टैक्स वसूली के हवाले से ये भी कहा है कि वो 1 साल या उससे ज़ायद अरसे की जो टोकन टैक्स अदा ना करने वाली गाड़ियां हैं उनसे उनके भी चालान किए जाएंगे और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको लग रहा है अभी अभी क्योंकि आज तो ठीक है आपने देखा, लेकिन अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और ये जो अमला मौजूद नहीं है इस पर भी वो एक्शन लेंगे और ये जो है ये क्रैकडाउन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा? देखें, अगर डायरेक्टर मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की बात करें लाहौर की, जो शहर गलानी साहब हैं, तो उसके अलावा जो डीजी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जरूर जारी किया गया है कि जो आखिरी 20 रोज हैं इसमें 2 अरब रुपए मतवक्के जाहिर किए जा रहे थे कि टोकन टैक्स की मद और उसके अलावा नॉन कस्टमर जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उससे वसूल किए जा सकते हैं। लेकिन एक्शन जाहिर यकीनन होना चाहिए कि जब अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है, अपनी सीटों के ऊपर मौजूद नहीं है, और अभी तक हमने शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर नाकाबंदी हमेशा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स की जानिब से की जाती है और ईटीओ की सरबराही में की जाती है, इंस्पेक्टर्स की सरबराही में की जाती है, तो वहां पर अमला बिल्कुल भी मौजूद हमें दिखाई नहीं दिया है। और जब वहां से गुजरते हुए हमने जहां पर हम पहुंचे हैं तो हमने जब यहां से अपनी मालूमात इकट्ठी की तो यहां पर भी हमें कमरों के अंदर अमला मौजूद नहीं था, अपने सिस्टम्स के ऊपर अमला मौजूद नहीं है, सिस्टम बंद है। और उसके अलावा जो आम रूटीन में जिस अमले ने आकर यहां पर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने थे अभी तक वो यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो यकीनन इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और अल्लाह हुकाम को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू सो मच उबैद साहब। हम जब खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इदारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से निभाएंगे तो फिर शहरी जो है वो भी उसका जो गलत पहले इलीगल काम कर रहे हैं वो तो नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। हम तमाम सिटीजन्स को, तमाम पाकिस्तानीज को अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एहसास उसी तरह होना चाहिए जैसे इदारों को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनका एहसास होना चाहिए। हमारे साथ जी अभी राना उमैर मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंकशाफ के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया है। जी पाकिस्तान में जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, वो अपने हाई लेवल पर है, अपने बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी राना उमैर साहब, ये जो रिपोर्ट आई है डेफिनेटली सी बात है, हमें पहले भी थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे मुल्क में गुर्बत जो है वो कितनी ज़्यादा से होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। जो सूरत हाल है हमारी इकॉनमी की उसने गरीब को गरीब से गरीब तर कर दिया है और अमीर को अमीर से अमीर तर कर दिया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान में जो इस वक्त गुर्बत की शरह है वो 45% है, 50% से भी लो है गुर्बत की, यानी कि 5% अगर उसमें इंक्रीज होगा तो वो 50-50 हो जाएगा। 5 साल के अंदर पाकिस्तान, इसकी 2 बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो इंक्रीज क्यों हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह लोन है, कर्जे हैं, जो हम कर्जे बैक टू बैक लेते जा रहे हैं और उनमें इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। अब कर्जे हमने ले लिए, एक इशू ये है, अब कर्जों के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी देना है, कर्जों के ऊपर हमने सूद देना है। जब हम सूद देंगे तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज इंक्रीज होगी। अब 5 साल के अंदर पाकिस्तान जो कर्जा लेने जा रहा है तकरीबन वो 45,000 अरब रुपए है, ठीक है, जो 1 साल का बनता है तकरीबन 9,000 अरब रुपए, ठीक है। और इसमें 2 वजूहात हैं कि हम इसमें क्यों नाकाम हो रहे हैं। एक तो माली डिसिप्लिन की वजह से और दूसरा जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे कर्जा इंक्रीज हो रहा है और कर्जों के ऊपर हम सूद मुसलसल देते जा रहे हैं। जब गुर्बत इंक्रीज होगी तो गुर्बत की वजह से महंगाई आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। अब जब हम कर्जे ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं जो एजुकेशन पे खर्च हो सकते हैं, जो हॉस्पिटल पे खर्च हो सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो सकते हैं, जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारा तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो सकता है। तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो ठीक होने को हो सकते हैं, लेकिन इतना पैसा जो कर्जों में और फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में महंगाई की शरह फिर 8.4%, 8.2% और जो मुआशी शरह नमू है उसका हदफ जो मुकर्रर किया जाता है वो भी डाउन होता है। ओके, तो
तो क्या समझते हैं आप इस रिपोर्ट को देखकर? अभी बजट भी आ रहा है, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या हुकूमत को क्या वो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज़ को है जो है उसको फॉलो अप करना चाहिए? और अब तो देखें जो हालात हैं मुल्क के, हमें नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होगा, बल्कि हमें लग रहा है इस बजट के बाद और इंक्रीज़ होगा। तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, 2 से 3 चीजें हैं। जब 5 साल का 45,000 अरब इंटरेस्ट में कर्जों की उसमें जाएगा, सबसे बड़ी वजह माली डिसिप्लिन है। माली डिसिप्लिन होगा तो पॉलिसीज क्रिएट होंगी। जब पॉलिसीज क्रिएट होती हैं तो वो सिस्टम ठीक करती हैं। जब हमारा सिस्टम ठीक होगा तो वो सिर्फ माली डिसिप्लिन की वजह से और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से, ये 2 चीजें जब हम ठीक करेंगे तो एक अच्छी टीम आएगी। जब टीम आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहती है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ठीक करना चाहती है, गुर्बत नीचे चली जाती है, इन्फ्लेशन रेट नीचे होता है, जो मुआशी शरे नमू है उसका हदफ बढ़ता चला जाता है। तो जब ये चीजें ठीक होंगी तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट लेवल जो हम कर्जों पे देते हैं वो थोड़ा सा नीचे आएगा। 5 साल में जब हम 45,000 अरब कर्ज और सूद की उसमें देंगे तो वो महंगाई में फिर इजाफा ही होना है। और बजट जैसा आपसे कुछ देर बाद 11:30 बजे एक अहम इजलास होने जा रहा है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जो कि NEC इजलास है, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल। उसमें 2 से 3 चीजें डिस्कस की जाएंगी। एक तो जो सूबों का तरक्याती बजट है, वफाक का तरक्याती बजट है, जो वफाक PSDP जो 1126 अरब रुपए और 200 अरब रुपए उसमें वज़ीर आज़म की तजवीज़ दी गई थी कि उसमें बढ़ाया जाए। और एक जो सबसे जरूरी चीज उसमें होगी, जो बजट की प्लानिंग है वो शेयर की जाएगी कि उसमें क्या क्या चीजें मुकर्रर की जा रही हैं। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखे जाएंगे, उसकी मंजूरी दी जाएगी। और जो महंगाई की शरह है, जैसे आपने पूछा, वो 8.4% पे, चूंकि IMF पहले ही इस पे कर चुका था, दे चुका था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं देखने को मिली, तो अब वो भी 8.4% पे जो बरकरार रखा जाएगा वो भी ज़ेरे गौर आएंगे। Okay, that's definitely that matters। अच्छा, ये जो हम अगर गुर्बत की बात करते हैं या कोई भी किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, आपने कहा जी बड़ी रीज़न जो है वो हमारी ये तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं या जो भी आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है IMF जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो कि एक ऐसा फंदा बन चुका है जो कि ना समझ नहीं आती कि इसको बगैर पहने भी हम फंदे में हैं। तो क्योंकि अब ये पहना हुआ है, हम इसमें ये ट्रैप है जिसमें हम फंस चुके हैं। तो हर साल उसका हदफ जो है वो पूरा ही नहीं होता, उसका टारगेट जो है वो पूरा ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी आम आवाम पर जो टैक्स का बोझ है वो बढ़ता चला जाता है। इसके साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगी, ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या बात करें जी, हम आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को अभी तक बेसिक नीड्स जो हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे हर आप देखें किसी भी नारे में देख लें किसी भी पार्टी के, वो रोटी कपड़ा और मकान का ही नारा ज़्यादा लगता है। तो क्या समझते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें क्या वो करना चाहिए, हमारे इदारों को या हमारी हुकूमत को वो क्या पॉलिसी हो कि एटलीस्ट ये बुनियादी ज़रूरियात हम आवाम तक पहुँचा सकें? देखिए, जो IMF की बात आपने स्टार्ट में की, पहले वहां से स्टार्ट कर लेता हूँ। जो IMF है ना, वो एक बीमारी है और बीमारी का थर्मामीटर IMF है। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माली इस्तेहकाम है, जो मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, उस पे हुकूमत क्यों पूरी नहीं हो पाती? जब गुर्बत की शरह 45% है उस कंट्री के अंदर, तो बेसिक नेसेसिटीज वो कैसे फुलफिल कर पाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 45,000 अरब रुपए इन चीजों पर लगाए जाएंगे तरक्याती मंसूबों के नाम से। हॉस्पिटल्स हमें ठीक करने होंगे, एजुकेशन के सिस्टम हमें ठीक करने होंगे, बेसिक जो रोजगार है वो हमें प्रोवाइड करने होंगे। 45,000 जब 9,000 अरब साल के सूद के जाएंगे, तो फिर उस कंट्री में जो महंगाई की शरह है, जो गुर्बत है, महंगाई की शरह फिर 8 भी क्रॉस करेगी और गुर्बत 45% पे भी जाएगी। जब गुर्बत 45% पे जाएगी तो फिर रोजगार में कमी आएगी, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसकी 2 से 3 वजूहात बेसिक यही है कि हमें माली इस्तेहकाम अपना ठीक करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना होगा, वो टीम लेके आनी होगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहती है, जो इस सिस्टम आवाम के लिए ठीक करना चाहती है। जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी होंगी तो गुर्बत ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर या किसी जो भी कंट्री होती है वो लो उस पे चली जाती है।
जी, अब आपने फिर दोबारा से टीम की बात की, पहले भी आपने टीम की बात की, कौन सी टीम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कहाँ आएगी? मैम देखें, हजारों बार वजीर खजाना से ये सवाल हो चुका है, इकोनॉमिक सर्वे में अगेन से ये सवाल होगा कि वो सिस्टम, वो टीम एफबीआर में जो बिठाई जाती है, जो लाखों रुपए सैलरी ले रही है, वो ठीक क्यों नहीं करना चाहती इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब जितने भी बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी लेना चाहते हैं कि एफबीआर की जो टीम आपने हायर की है, या अभी जो हदफ IMF की तरफ से जो सूबों का दिया गया है, वो 1947 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, जो सूबाई हदफ है। तो अब वो उसको फिलफिल कैसे किया जाएगा, उसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा? क्या दो सिंग वाले जो टीम है वो हायर करेंगे वजीर खजाना, या उन्हीं से काम चलाएंगे जो कई सालों से एफबीआर का टैक्स हदफ वो फुलफिल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत, क्योंकि आप डेफिनेटली रिपोर्टर हैं, आवाम की राय भी आप सुनते रहते हैं और उनसे भी आप जानते रहते हैं उनके ओपिनियंस, तो क्या समझते हैं, क्या ख्यालात हैं आवाम के आने वाले बजट के हवाले से, या इस साल के हवाले से, या इस महंगाई के हवाले से, क्या उनके ख्यालात हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, जैसे आपने पब्लिक की बात की, तो पब्लिक से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बाइक नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, जो कि दाल, रोटी और चावल हैं, जो आटा है वो हमें चाहिए। यही बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएं तो हम हुकूमत को हाथ उठा कर दबा देंगे। ये पब्लिक ओपिनियन थी, ये पब्लिक की राय थी। हुकूमत को यही मैसेज है कि 2 से 3 चीजें जो करने वाली हैं कि अवाम के लिए ओब्वियसली एक ऐसी पॉलिसी, जैसे ताजिर के लिए टैक्स स्कीम की गई थी, अवाम के लिए भी एक पॉलिसी जनरेट की जाए, जो मंथली इनकम उनको मुकर्रर की जाए, उसका हदफ रखा जाए, रोजगार हो ना हो उनके लिए एक बेसिक चीज स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाए, जो कि उनको प्रॉपरली ये चीजें दी जाएं, या बेसिक नेसेसिटीज पर काम किया जाए। एक माली से काम है, माली डिसिप्लिन को ठीक करना होगा हुकूमत को। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिकली, जब वो ठीक हो जाएगा तो ये सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। अच्छा जी, और ये जो चलें जी, टाइम जो है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का हुआ चाहता है। राना उमैर साहब, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने शेयर की अपनी रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के जो थी उसकी आने की, उस पर जो इंकशाफ हुआ उसके हवाले से आपने रिपोर्ट शेयर की, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जी टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस, और इस वो कहते हैं ना मौसम में, जो कि गर्मी का मौसम है, हमने गर्मी के एरिया से जो है अभी इनवाइट किया जी राव मोहम्मद अफजल खान साहब को, तज्जियाकार हैं, प्रोफेसर हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि जो ईरान अमेरिका का जो एक इजराइल का ये जो चल रहा है सिलसिला, ये जो हम सोचते हैं कि अभी ठीक होने जा रहे हैं, मामलात फिक्स होने जा रहे हैं, थोड़े से काम हो गए हैं, लेकिन जैसे ही हम ये खबर सुन रहे होते हैं, हमें अचानक से खबर मिलती है कि नहीं, मामलात फिर से बिगड़ गए हैं, और फिर से यही होता है, मतलब चंक्स में वॉर हो रही है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये सब सवालात हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या अच्छा, हाल है? आप ठीक हैं? मैं नाजरीन को बताती चलूं, मैंने उनके आपके तारुफ के साथ कहा बहुत ही गर्मी से, क्योंकि राव साहब अभी मौजूद हैं जी बहावलपुर में, और वहां से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो राव साहब, सबसे पहले तो बताएं वहां मौसम के क्या हालात हैं? वहाँ मौसम के वही हालात हैं जो बहावलपुर के हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। 45 दर्जा तक जा रहा है, और ये 50 तक भी चला जाए। जब आपके मैंगो जरा अच्छे से हो जाए इस गर्मी से, तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं उधर से आने का। तो इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो फिर मैंगो भी आएंगे। चलें, बस ठीक है, अब हम इंतजार करें जी राव साहब के फार्म से कब आ रहे हैं मजेदार मैंगोज। तो जी राव साहब, मैंगोज की बात करते रहेंगे, लेकिन जो मसला है अभी, जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, वो है ईरान, अमेरिका और इजराइल में जो ये जो हालात कशीदा होते हैं और फिर से बेहतरी की तरफ आते हैं, और फिर से जो है हम सोचते हैं कि जी ये बेहतर होने जा रहे हैं, तो अचानक से एक न्यूज़ आ जाती है। अभी आप देखें, ट्रंप का ईरान के खिलाफ एक और बयान आया कि 2 हफ्तों में हमारी कामयाबी हो जाएगी और तेल जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? वो है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। वाह, क्या बात है। मेरा नहीं है।
मेरा नहीं है। आपको तो जंग के हालात पे, आपको तो जंग के हालात पे शायरी सूझ रही है। बात यह है कि जिंदगी जौन सी है वो बताते खुद जंग है, और जितने शायर हैं वो दुखों से गुजर के, अंदरूनी जंगों से गुजर के तो ये शायरी करते हैं। वो अंदरूनी जंगी होती हैं, अब हमारे सर पे मुसल्लत है। आप ये देखें कि 100 दिन से ज्यादा हो गए, और ये बयानात और इसका कहना और उसका कहना ये रोज आप सुनते हैं। 100 दिन हो गए जंग शुरू हुए थे, और पहले तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी और ये रुतबा दिया पाकिस्तान को कि ये जंग बंदी कराने में कामयाब हो गया। वरना दुनिया इसका तस्वुर नहीं कर सकती कि अगर ये जंग जिस नहज पर पहुंच चुकी थी जारी रहती तो दुनिया के लिए बहुत तबाही थी। इन दोनों की तबाही तो है ही, जो है या नहीं है। बात यह कि आप नोट करें कि महंगाई कहां तक पहुंच गई थी, तेल बंद हो गए थे, और कोई भी वक्त ऐसा था कि ये आदमी जंग की तरफ जा सकती थी। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान ने बीच में इंटरवीन किया, और पाकिस्तान की ये पोजीशन भी थी, तभी होता है, वरना मेरे आपके कहने से तो कोई जंगें इतनी बड़ी बड़ी बंद नहीं करता। और तुर्की ने, मिस्र ने, चाइना ने पाकिस्तान की फुल हिमायत की, तो जंग बंद हो गई। जंग बंद होने के बाद एक फरीक जौन सा है वो तो समझ गया, जिसे आप ट्रंप कहते हैं, कि ये जंग बंद ही होनी चाहिए। ये किसी सूरत में भी जो गलती वो कर चुके हैं, इसराइल के कहने पे, ये मेरे ज़हन में रखें, इसराइल के कहने पे ये जंग शुरू हुई थी। अमेरिका का इसका कोई प्लान नहीं था। नेतन्याहू ने पता नहीं उसे क्या क्या बावर कराया था कि एक दिन 2 दिन के बाद ईरान जौन सा है वो खत्म हो जाएगा और तू वाह वाह हो जाएगी, फलां ढिमकाना जो होता है। बहरहाल वो तो जो हो गया था हो गया। तो जंग बंद होने के बाद नेतन्याहू या इसराइल इस तकलीफ में थे कि अगर ये जंग जिस हालत में बंद हुई है, जिस तरीके से बंद हुई है, उनके टारगेट तो ईरान को खत्म करने के साथ तमाम मशरक़े वस्ता के ममालिक को इज़े में रखे इस जंग में इन्वॉल्व करना था, और एक ऐसी जंग छेड़ देनी थी जिससे इसराइल महफूज होता और ये आपस में लड़ते रहते। पाकिस्तान की मुदाखलत से, पाकिस्तान की विजनरी क़यादत से ये हुआ कि अरब ममालिक भी समझ गए, उन्होंने जवाबी हमले नहीं किया और ये जंग रुक गई। अब सूरत ये है कि उसे हजम नहीं हो रही। ये तय हुआ था, आपको याद होगा जब जंगबंदी हुई उस वक्त तय हुआ था कि लबनान में भी जंगबंदी होगी, ईरान और इसराइल में भी होगी। लेकिन इसराइल ने जब भी लबनान में हमले शुरू कर दिए, जिस पे फिर ईरान ने जाहिर जवाब दिया भी, अगर ये सूरत तो जंगबंदी नहीं हुई। फिर पाकिस्तान ने, वजीर आजम ने बयान दिया कि नहीं, ये इंदिया था कि जंगबंदी टोटली होगी, तो ईरान उसमें लबनान भी शामिल है, वो हो गई। अभी आप देखें कि पिछले दिनों एक उम्मीद बन चुकी थी, आज से 2-3 हफ्ते पहले, कि आज हुआ कि कल हुआ माहिदा। उस जमाने में भी कोई ना कोई हरकत इसराइल करता रहा ताकि ये चीजें चलती रहें। अब परसों चौथ इसराइल ने फिर लबनान पर हमला किया और फिर तेहरान पे भी बम गिराए, जवाबन ईरान ने भी बमबारी की, ये भी सिलसिला हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब सूरत ये है कि मेरा अपना आपकी बात का जवाब है कि इंशाअल्लाह ताला ये जंग बंद होगी। चॉइस नहीं है। 2 बड़े ममालिक जो लड़ रहे हैं, बड़े ममालिक से मुराद है अमेरिका और ईरान, उनके पास तो चॉइस नहीं कि जंग बंद ना करें। सिर्फ एक छोटा सा मुल्क जो खुद कुछ नहीं है, उसकी अपनी हैसियत ये है कि आज अमेरिका हाथ उठा ले तो वो एग्जिस्ट ही ना करे। वो दुनिया में है ही तब तक जब तक अमेरिका उस पर हाथ रखे हुए है। तो अब उसकी कोशिश ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व रहे, अमेरिका इससे निकल ना सके, और जब तक अमेरिका नहीं निकलेगा उसका तहफुज रहेगा, और वो अपनी इनाद और बुग़्ज़ और ईरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वो करता रहे ताकि उसका कब्जा बरकरार है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि 1 हफ्ते के अंदर, मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है ज़ाहिर है इंसान का एक क्यास होता है, 1 हफ्ते के अंदर एक मुआहदा तय हो जाएगा जिसमें दोनों फरीक, अमेरिका भी और ईरान भी, ये महसूस करेंगे कि ये मुनासिब मुआहदा हो गया है। आप नोट करें कि पाकिस्तान ने जितनी
बेहतर तरीके से सिफारत, पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक सालिस के तौर पे दोनों को ये कह सकता है कि फैसला उनका है, ये कि पाकिस्तान डिक्टेट नहीं करा सकता, लेकिन दोनों को ये बावर कराया कि दोनों ही की अब बेहतरी इसमें है कि न सिर्फ ये जंग बंदी हो बल्कि ये आगे दुनिया भी अमन से चले। तो मेरा अपना ख्याल है कि एक हफ्ते में इन्हें आप झड़पे कहें, अभी कोई जंग फिलहाल नहीं है, इन्हें आप कहें कि ये झड़पें कभी किसी वजह से, अब वो कल हेलीकॉप्टर उन्होंने गिराया। जी जी, ये हेलीकॉप्टर का मामला आप क्या समझते हैं? क्योंकि ईरान ने तो इस इल्जाम को जो है वो टोटली मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा ये, लेकिन अमेरिका की तरफ से मुसलसल ये एक्यूज किया जा रहा है। कोई बात नहीं, वो ये तो चलता जाएगा कि मैं ठीक तू ठीक, वो बहरा अगर उन्होंने गिराया भी है तो जवाबन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अब हम जवाब जरूर देंगे, उन्होंने दे लिया जो जवाब देना। वो रात उन्होंने 2-4 जगह पे मिसाइल मार के कहा कि हमने वार्निंग दे दी। बहर ये झड़प समझे, ये जंग नहीं है इंशाअल्लाह। अब ये बल्कि ये फायदा भी हो सकता है इन चीजों का कि दोनों को ये पता है कि जंग अगर दोबारा शुरू हुई तो फिर बचना बचाना कुछ नहीं, और बचना देखें एक ज़हन में रखें, ईरान का नुकसान ज्यादा हो सकता है कि अमेरिका दूर से बमबारी कर सकता है, लेकिन इसराइल खत्म हो सकता है, अमेरिका को भी पता है, क्योंकि अब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं मासवा ऐसी कि वो इसराइल को ही खत्म करे। जाहिर है कि वो उस पर पूरे जितने मिसाइल बच गए बकौल उसके 20% वो उस पर फायर कर देगा। तो कहना मकसद ये है कि इसराइल को बचाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए अब अमेरिका को भी जरूरत है कि जंग बंदी हो। और बहरहाल ये आप जहन में रखें कि ईरान ने बड़ी रेजिस्टेंस की जो कि तवक्को नहीं कर रहे थे अमेरिका वाले, उसके बावजूद अब ईरान का नुकसान काफी हो चुका है, फौजी भी, उनकी लीडरशिप का भी, तो वो भी ये चाहते हैं कि अमन हो। तीसरी जो अहम बात है कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि दुनिया में निजाम ही ऐसा हो, अमन का हो, जिसमें कोई ज्यादती ना कर सके, और ये जंगें खत्म ना अगर हुई तो दुनिया तबाही की तरफ जाएगी ना। अभी तो ये शुक्र करे अमेरिका के उसने ईरान पर हमला किया था कि जो गैर एटमी ताकत थी। अब आप नोट करें, अल्लाह ना करे यही एक एटमी ताकत किसी दूसरी एटमी ताकत पे ये कर ले हरकत, उसके बाद के नतीजे तो आपको पता है। तो इसलिए ये अब दुनिया भी ये चाह रही है। मेरा अपना पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, इस जंग ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म करके रख दिया। यूएनओ का वजूद ही नहीं नजर आ रहा आपको कहीं। अगर ये बीच में ये ममालिक पाकिस्तान और उसके दोस्त ममालिक ना पड़ जाते तो ये जंग आलमी जंग की तरफ चली गई, और अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा कोई मौसर किरदार अदा ना कर सकी, वरना मैं और आप ये बैठ के बातें ना कर रहे होते। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद करती कि अभी और इसी वक्त जंग बंद हो, वो नहीं हो सकती। आपको पता है ना कि रूल के तहत यूएनओ के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 मुस्तकिल मेंबरान में से कोई एक भी वीटो कर दे तो वो करारदाद मंजूर नहीं होती, अमेरिका उसमें शामिल है। इस बात का मतलब है कि दुनिया में एक सोच, ये मैं नई बात कर रहा हूँ, दुनिया में एक सोच उजागर हो गई है कि इसका मतलब कि ये 5 एटमी ताकतों में से कोई एक भी सारे अमल को सबूताज कर सकता है, सारे अमन को तबाह कर सकता है, तो इसका मतलब कि निजाम गलत है। कोई ऐसा निजाम होना चाहिए कि जब भी कोई करे उसके लिए कुछ सालसी वो काउंसिल करे। मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपको पता है लीग ऑफ नेशन भी बनी थी जिसके बाद दूसरी आलमी जंग शुरू हुई, एक लीग ऑफ नेशन होती, वो यूं ही तबाह हो गई कि कुछ ममालिक ने उस पर कब्जा कर लिया और उन्हीं की पॉलिसी चलने लगी। अब भी सूरत ये है कि यूएनओ बाज़ औक़ात जानिबदाराना पॉलिसी इख्तियार करती है अपनी उस पर। अब देखें कश्मीर का मामला देखें, यूएनओ की करारदाद है, यूएनओ ने मंजूर किया हुआ है कि कश्मीर में इस्तिस्वाब राय होगा और कश्मीरियों की आजादी उनकी अपनी राय से, लेकिन इंडिया ने जबरदस्ती नहीं होने दिया तो यूएनओ कुछ नहीं कर सकी। इसका मतलब कि यूएनओ गैर मुअस्सर हो गई। रजा में आप देख लें 60,000 लोग मार दिए, यूएनओ बैठी रही। अब ये दूसरी जो बात है ये ईरान और अमेरिका की जंग की, ये भी यूएनओ पे हर्फ आ रहा है। तो अब नई जो सोच पैदा हो रही है, नया जो सिनारियो पैदा हो रहा है, दुनिया मिलकर उसमें
यूरोप भी शामिल होगा उसमें, चाइना और रशिया भी शामिल होंगे, सब शामिल होंगे, अमेरिका हेसिटेट करेगा, बाकी सारी दुनिया शामिल होगी, क्योंकि ऐसा सिस्टम, क्योंकि सारी दुनिया अपनी तरक्की, अपने लोगों की हिफाजत और अमन चाहती है। तो सारी दुनिया एक सिस्टम पर आने वाली है जिसमें जो बंदा पहले जंग छेड़े, जंग को रोकने के लिए अदारे बनाएंगे जहां फैसले हों भी, अगर ये सही है तो ये है, ये सही है तो ये है, ये जुर्माने, ये पाबंदियां, ये बैन्स, और अगर नहीं तो ये जिसे कहते हैं कि लॉलेसनेस नहीं होगी, जो कि अब हुई है। देखें, आप मत भूले कि ईरान पर हमला एक लॉलेसनेस की इंतहा थी, ऐसे ही एक्सट्रीम था कि विदाउट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया ने बगैर लॉलेसनेस की इंतहा देखें कि हम पर मई में हमला कर दिया, जबकि उसने एक फेक, अपने आप ही एक ड्रामा रचाकर एक इंसिडेंट कराया अपने ही कश्मीर में, अपने ही लोगों के जरिए, और बहाना। इसका मतलब कि दुनिया में कभी भी कोई ये करके बहाना, अब जैसे अमेरिका का ये दूसरा हमला था इसराइल का कि ये एटमी हम साथ से खत्म कर रहे हैं, भाई तुमने तो जून में खत्म कर दिए थे और कहा था कि हमने जून में एटमी असासे खत्म कर दिए, फिर दोबारा, इसका मतलब ये तो फिर सारी जिंदगी वही कहते हैं, जिस तरह इराक पे हमला हुआ, आज तक साबित न हुआ कि वो एटमी कोई बना रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि अब दुनिया का अमन इस पर मुनहसर है कि दुनिया सारी क्या रिस्पांस करती है, और अमेरिका ये बातें करना अपनी जगह, अमेरिका को आइसोलेट कर दिया जाएगा अगर वो दुनिया के साथ नहीं चलेगा, दुनिया ही करेगी। उसमें शायद हम आप तो इस पोजीशन में नहीं है, यूरोपियन ममालिक कर देंगे, अमेरिका के अपने इत्तेहादी कर देंगे, क्योंकि अमन उनकी भी जरूरत है। कौन अपने लोगों को मरवाने के लिए और महज जंग बराए जंग, अब बताएं ना कि ये जवाब क्या था बैठे बिठाए ये सारा करने का, कल को कोई और जवाब पर, ताकत जवाब नहीं रहना चाहिए। और अगर नहीं होता, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो यकीन रखें कि फिर कोई आलमी जंग छिड़ सकती है। और अब ये मैं क्लियर कर, आलमी जंग ये ठुश ठुश और ठापा वाली नहीं होगी। आलमी जंग से मुराद वही होगा कि या फिर दुनिया की आधी आबादी इधर या आधी आबादी उधर, क्योंकि उसकी वजह क्या, एटमी जंग के अलावा तो कोई जंग बची नहीं अभी तक, तो एक मुल्क एटमी है ना, अब आप, मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ, वो बैठ के वो आजकल आप सोशल मीडिया में देखते होंगे ना, वो इधर उधर घुमा के वो दिखा देते हैं कि जी इंडिया ने डिप्लॉय कर दिए अपने वार हेड, किसके, एटमी। तो यार बेवकूफ, एटमी वार हेड डिप्लॉय करने वाले जो तो डिप्लॉय है सबके पहले से पता है, ये शोबाजी का तो वक्त नहीं है। आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता अब जंग होती है तो हमारे पास चॉइस नहीं, ये यकीन रखें, हमारे पास चॉइस नहीं कि हम इंडिया को मौका दे कि वो हमारे पर कोई ऐसा हमला करे। हम भी वही करेंगे जो एक आदमी अपनी जिंदगी के लिए, एक मुल्क अपनी जिंदगी के लिए करता, पहले करेंगे हम, खत्म, सबको पता है, उसे भी पता है। बिल्कुल राव साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया बिल्कुल अमन चाहती है, लेकिन हमने यही देखा कि इजराइल का जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है वो अटैक कर देता है। ईरान की दफ़ा मामला इसलिए ख़राब हुआ कि ईरान ने भी आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ट्रंप कोई सेंसिबल डिसीजन ले, अमेरिका की तरफ से कोई सेंसिबल डिसीजन लिया जाए, क्योंकि अगर वो इसी तरह करते रहे तो उनकी अपनी आवाम भी, हमने देखा कि उनके खिलाफ रोड्स पर आ गई थी। थैंक यू सो मच राव साहब, आप बहुत अच्छा लगा आप शो पर आए, आपने ज्वाइन किया हमें, और बहुत अच्छे से आपने अपना एनालिसिस जो था, अपना ओपिनियन जो थे वो शेयर किए। वॉर ईरान अमेरिका और ये जो इजराइल वॉर है, इस हवाले से। इसके साथ ही जो टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस, और जब भी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ स्टूडियो में, और मुझे याद आ रहा है मौसम का, जो भी गेस्ट आ रहे हैं मैं कह रही हूँ जी किस जगह से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, गर्मी की जगह से है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में गर्मी पड़ी है, नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी मौसम अच्छा है, इवन हमारे इस्लामाबाद में मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है, इवनिंग्स अभी भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, और अच्छा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। हमारे साथ जी अभी अंजुम खान मौजूद हैं, हमारे एस्ट्रो हीलर, एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं। तो
अंजुम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हम आपसे मिल लेते हैं और नाजरीन को आपसे मिलवा देते हैं, फिर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हमें जानने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और कैसे हैं आप लोग? गर्मी मना रहे हैं खूब जी। जी, तो अंजुम सबसे पहले तो आज हम आपसे मौसम के हवाले से जान लेते हैं, क्योंकि मुझे आज मौसम हो गया है। मैं हर बात में मौसम की बात कर रही हूँ क्योंकि गर्मी की शिद्दत वाकई बहुत ज़्यादा है। तो बताएं आप क्या मौसम के हवाले से क्या कहती हैं? ये मौसम जो है गर्मी का, कहाँ से बात कर रही हैं और कब तक चलेगा? ये मौसम ही है। ये एक्चुअली देसी माह में, अगर आप लोगों ने पुराने अपने पेरेंट्स वगैरह से सुना होगा, ये हाड़ का महीना है। हाड़ जून में आता है, तो ये अब एक्सट्रीम ये पकड़ेगा और नेक्स्ट जो है 15 ऑफ जुलाई तक ये इसकी पीक रहेगी। उसके बाद एक तो सन ने कैंसर में चले जाना है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला। अभी इसमें जेमिनाई में चला गया है, तो उसमें फिर ये कि पानी यानी कि आपको वाटर साइन है ना कैंसर, तो बारिश पानी। और मैं अंजुम यही बात आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आई थी लास्ट ईयर, तो आपने कहा था कि पानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वाकई आई। तो अभी क्या कह रही हैं आप? क्या देख रही हैं? क्या कुछ ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा कुछ दोबारा से आप कुछ ऐसा समझती हैं कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? हाँ देखें, अल्लाह पाक रहम करें। तो बात यह है कि हमें जो साइन बने हुए हैं डेफिनेटली अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो एक तो देखें, पहले ही हमारे कुछ हमारे एरियाज हैं जो डिफाइन कर दिए गए हैं कि वो रिवर उसके अंदर हैं ऑलरेडी, पानी के जैसे कटाव जैसे कहते हैं ना, दरियाओं के उसके अंदर है। तो वहां तो ऑलरेडी ही खतरा हर वक्त लटकता रहता है। तो द थिंग इज के पानी वैसे भी जो है ना, काला पानी, सफेद पानी, ये पीने वाला पानी, सबके अंदर थोड़ी बहुत आपको ना चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है और सैटर्न ने जून 2027 तक इधर है। तो फिर चीजें काफी आपको ना पानी से रिलेटेड जो है चीजें आपको मुश्किल में नजर आएंगी। तो फ्लड के ज्यादा चांसेस भी हैं, वो तो आपको पता है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि जो एरियाज हमारे डिफाइन हो चुके हैं। तो और कंट्री इंडिया और पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा बारिशों का जैसे कहते हैं फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा इससे हमें बहुत एहतियात करनी होगी पानी की। हमें अगर उसके जैसे कहते हैं वेस्टेज को अगर रोक लें तो फिर तो हम बहुत अच्छे उसमें चले जाएंगे। इसी पानी को हम बहुत अच्छा सैलाबी पानी को यूज कर सकते हैं ना नेक्स्ट उसके लिए। बिल्कुल जी। अच्छा अंजुम, सियासत की तरफ भी आते हैं, क्योंकि सियासत के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो क्या समझती हैं ये जो अब सियासी जो पार्टीज़ हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, किसको ज़्यादा आप देखती हैं डोमिनेंसी में और किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, ये तो थोड़ा सा जो रूलिंग पार्टी है वो बड़ी दबाव में है इस टाइम पे। और ये जेठ माह इंडिकेट करता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है इसके अंदर उनको, अब ये हमारी अपनी स्वाबदीद है, हमारी अपनी जैसे कहते हैं ना, वो है कंट्री की अपनी पॉलिटिक्स की कोई अपनी जो भी इनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये लोग ना मतलब मिक्स सी गवर्नमेंट बना के चल रहे हैं। अदरवाइज काफी मुश्किलात हैं इस गवर्नमेंट को नजर आ रही हैं, क्योंकि रूलिंग सन जो है ना वो ऑलरेडी ट्रबल में है। और देखें 15 से लेके आगे नेक्स्ट 15 तक जो है ना काफी चीजें चेंज होंगी। बीच में माइट भी कोई लीडर भी चेंज हो, या कुछ छोटे छोटे लेवल पे जैसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। इस तरह से है, चेंजिंग्स नजर आ रही हैं। तो मतलब वो चेंजिंग्स क्या पार्टीज के डोमिनेंसी के हवाले से हैं, या इसी तरह पार्टीज जो अभी हैं इक़्तिदार में उसी तरह चलता रहेगा काम? ये तो इसी तरह चलता रहेगा, जो सुप्रीम लेवल पे तो इसी तरह चलेगा। लेकिन ये है कि इनसाइड उनके जो इंटरनल जो अपनी जो है पार्टीज की रूलिंग है वो थोड़ी सी कोई दबाव में या कुछ इनके आपस में इस तरह से नजर आ रहा है। ऐसे जैसे, क्योंकि अभी तो मुझे अपनी जो गवर्नमेंट है ये 2027 तक कोई चेंजेस इसमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन इंटरनल कोई इनके आपस में, हाँ हम जो हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सीन ऐसा कुछ बन रहा है सन की वजह से ना, तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो सन है ना आपका, ये बहुत गड़बड़ करता है।
अच्छा ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आप इल्मे नजूम है, इसमें हमने देखा कि आप लोग जो हैं वो सितारों को देख के, और फिर यही जो आप बात करती रहती हैं प्लैनेट्स की, स्टार्स की, फिर इसमें आप लोग इंसान की पैदाइश को देखकर उसके हवाले से आप लोग गैस लगाते हैं ये इल्म होता है, या फिर ये इल्म जो है वो इंसान के सिर्फ स्टार्स को देखकर आप बताते हैं? जैसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे जी, जेमिनाई आ गया, जैसे अभी जेमिनाई चल रहा है, आई थिंक 21 से या 22 मई से जेमिनाई स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट स्टार आ गया, तो इस तरह से ये चल रहा होता है। हाँ देखें, ये 12 अल्लाह पाक ने, ये सिस्टम ने 12 महीने बनाए, 13 महीने क्यों नहीं बनाए, 12 ही जोडिक साइन बनते हैं और वो तमाम किसी ना किसी प्लेनेट के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब इंसान पैदा होता है, फिर आप देखें मंथ के जो डेज हैं ये भी बड़ी क्वालिटीज रखते हैं, इनकी बड़ी एनर्जीज और बड़ी पावर। मतलब डेज में कौन सा डे सबसे ज्यादा पावरफुल है? सब दिन अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं, बड़े ही पावरफुल हैं। तो कुछ बरकत वाले दिन हैं, कुछ थोड़ी सी जरा वो तंग करने दबाव वाले दिन हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं उन दिनों में वो कुछ काम करने से। तो इस तरह से ये जो बच्चों की बर्थ होती है वो भी देखें, बच्चा पैदा हुआ, आपने जो नाम रखा ना वो आपकी क्वालिटी नहीं थी। इस बर्थ के साथ इस बच्चे ने इस नाम से के साथ या इसकी कोई बिलोंगिंग आनी थी, क्योंकि हर चीज, हर जो है ना वो अल्लाह ताला की हिकमत के साथ मुरतब की गई है। ठीक है, हम उसमें से अलहदा हम उसको कर ही नहीं सकते। हालांकि हम नाम चूज करते हैं, इतनी लिस्ट आती है, उसमें से लगे होते हैं जी पूरी फैमिली कि हमने ये नाम रखना है, फिर हम एक नाम सिलेक्ट करते हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि नामों में क्या है, नाम तो हमने रख लिया। नहीं, नाम ही तो आपकी जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं, और ये नाम जो है वो बड़े आसमानों से ही तरतीब दिए जा चुके हुए होते हैं। जिसे कहते हैं ना किस्मत से पहले ही। जी जी जी, अच्छा, जिनके यूनिक नेम होते हैं, मेरे माइंड में ऐसी क्वेश्चन आया, तो वो फिर क्या होता होगा? जिनके यूनिक से नेम। नाम की मैंने कहा ना, आप नामों के हिसाब से आपके अंदर क्वालिटीज बन जाती हैं या बन चुकी होती हैं, बाय बर्थ वो साइन आप लेके आते हैं। तो बड़ी हम खुद जो इसको स्टडी भी करते हैं, अब कोई नाम बताएं तो मैं आपको उस बंदे की क्वालिटीज बता दूंगी, और मैं एक मतलब उसके करीब चली जाऊंगी कि वो आपको मैं डे भी डिफाइन कर सकूंगी कि वो इस दिन की बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो वो वाकई ऐसा होता है, क्योंकि उस डेज में इतनी पावर अल्लाह पाक ने दी है कि वो नाम जो है ना वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं उन चीजों के साथ। ये बड़ी एक मिस्ट्री है, यानी कि इसको जब आप, इसलिए चीजें बड़ी मेरे लिए ना अपील करती हैं कि मैं उसमें डेप्थ में जाती रहती हूँ स्टडी के लिए ना। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप लोग फिर इसी हिसाब से सारी चीजें देखकर फिर इस इल्म से आप लोग जो है गेस लगाते हैं, राइट? जी, अब तो आप भी काफी नजूम सीख गई। बस आपसे सीख रहे हैं हम अभी भी, लेकिन वही बात है, अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात होती है। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत वियर्ड हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता। जिन्हें इंटरेस्ट होता है, आपको वही बात है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो अभी हम ये जानेंगे जी, अभी जो स्टार चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और नेक्स्ट जो आने वाले स्टार्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं तो इस चीज का वेट कर रहे होते हैं जी, क्या कहने वाली है अंजुम? अभी तो देखें, जेमिनाई सन रूल कर रहा है जेमिनाई को, ये वेस्टर्न उसमें है, वेस्ट एस्ट्रोलॉजी में। तो सन जेमिनाई के लोगों के लिए बड़ा अच्छा ये गेटवे अभी ओपन हुआ है। अभी जुपिटर उनके उसमें खाना माल, यानी कि समझ बैंक बैलेंस के अकाउंट में चला गया है। अभी इनको चाहिए कि बड़ी लैंग्वेज अपनी स्वीट रखें और लोगों के साथ डीलिंग में बहुत केयरफुल रहें, थोड़ा सा जरा मतलब उसमें रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे उनके लिए ये वेंचर बनने जा रहा है। मतलब डीलिंग में मतलब लोगों के साथ क्या मतलब कि मतलब वो केयर करें, स्कैम हो सकता है या सब? लोगों की जुबान हार्श हो जाती है सम टाइम, इस तरह होता है। जुपिटर फैमिली के साथ या लोगों जो सराउंडिंग पीपल होते हैं, सराउंडिंग जो उनके लोग होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा वो हार्श हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा सा अगर वो अपने उसके ऊपर फोकस रखेंगे ना
तो काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे जेमिनी पीपल की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, ये क्यों है? ये वैसे आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं जिमने तो मैंने देखा है कि जब समटाइम्स क्या होता है, हमारा वो इंटेंशन नहीं होता, लेकिन हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि क्या ये हम सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं। तो ये हालांकि वैसे कोई दिल में ऐसे नहीं होता कि हम कोई सख्त हो रहे हैं किसी के साथ या हाश हो रहे हैं, लेकिन ये हो जाता है काम के दौरान में, आप इन्वेस्टर्स के साथ, या मैंने देखा है क्योंकि वो बार बार आपको इंटरफेयर कर रहे होते हैं तो आप लोग इस तरह बात कर ले। तो इसकी क्या रीज़न है वैसे? बस यही मैंने आपको बताया ना, ये इरिटेशन या ट्रू हाँ, ये पीछे से चलती आ रही होती है। लास्ट 30 डेज आपने कहीं स्पेंड किए थे, वो बहुत ज्यादा ट्रबल में थे और बहुत ज्यादा लोगों के साथ ना, आपके साथ कोई लोगों ने चीट किया, फ्रॉड किया, तो वो वही सिनेरियो जो है ना वो चल रहा होता है। अगर चीजें देखा जाए तो चीजें बड़ी स्मूथ हो चुकी होंगी, बट आपको फिर भी जो है ना पिछले जो शेडो आपके साथ चल रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सोच के करना पड़ता है काम, क्या करें, बिजनेस ऐसी ही चीज़ है। अच्छा, जेमिनी के तो आपने ये बता दिया कि बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से इट्स गुड, और इसके अलावा जो दूसरे स्टार्स हैं आप उनका भी प्लीज़ मेंशन कर दें। हमारे पास 2 मिनट्स हैं, यू कैन स्टार्ट करते हैं। तो कैंसर जो है वो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंसर है। कैंसर का मतलब ये है कि कैंसरियन को तो बहुत अच्छा उनका टाइम फ्रेम चलने वाला है, और बल्कि चल चुका हुआ है। थोड़ा सा सन की वजह से उनको नेक्स्ट मंथ से दबाव होगा, उनके सर में दर्द वगैरह शुरू हो सकती है। ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए ऑनवर्ड, 15th ऑफ जुलाई के बाद की मैं बात कर रही हूँ, अक्टूबर तक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टाइम फ्रेम आप माइंड में रखें। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो उसके बाद सन लियो का आ जाता है। लियो जो है वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज नजर आएंगी गवर्नमेंट के उसके अंदर से या कुछ चीजों में। ये अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ से 14th ऑफ जून से लेके ऑनवर्ड अक्टूबर तक, उनको थोड़े से अपने ना हर्डल्स और चीजें थोड़ी मिक्स ही नजर आएंगी। उनको अपने फैसले मनवाने में थोड़ी मुश्किल होगी, जो टीम लीड है, जो टीम लीडर हैं उनको। तो बाकी लोगों को उनके लिए थोड़ा सा मतलब दबाव का शिकार हो सकते हैं, हेल्थ के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जमा कराए थे तो उनके अंदर कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो फिर वर्गो है। वर्गो इनके लिए बहुत आला सुपर जा रहे हैं। वर्गो इस साल के हीरो है, मैं कहती हूँ। वर्गो है, और इसके बाद कैप्रिकॉर्न है, एंड स्कॉर्पियो है। ये है प्लैनेट ज़ोडिक साइन, बहुत जबरदस्त जा रहे हैं इस साल के अंदर, और टिल अक्टूबर 30 अक्टूबर तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो लिब्रियन है। लिब्रियन वालों के भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। थोड़े से हेल्थ के इश्यूज हैं उनके, और वही डीलिंग वाली बात, क्योंकि लिब्रियन एक्चुअली ना ये भी रूलर है, उसके बिजनेस रूल करते हैं ये लोग ना, तो बड़े जबरदस्त बिजनेस मैन होते हैं ये लिब्रियन जो है। तो और वीनस का प्लैनेट है, और वीनस जो है ना वो वैसे ही बड़ा, आपको पता है, ब्यूटी और रोमांटिक प्लैनेट है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं वीनस के लिब्रियन के बाद स्कॉर्पियो आ जाता है। स्कॉर्पियो को मैंने आपको पहले ही बताया कि वो घूम कर रहे हैं 14 से लेके, अगर वो ये 3-4 दिन में, तो बल्कि आप देखिएगा कि आप लोगों को चाहिए, लोग आपको बताएं कॉल करके कि 14 से लेके तो 19 तक उनको ना बहुत जबरदस्त, उनको कोई जिसे कहते हैं बिगेस्ट टाइम चेंजर, इनका चेंज स्टार्ट होने वाला है, और बहुत बहुत जबरदस्त इनको ना खबरें आने वाली हैं इनकी, अकॉर्डिंग टू करियर, इनके प्रमोशंस, इनकी ट्रांसफर, और इनके ट्रैवलिंग, इनके बेबीज वगैरह। तो बहुत अच्छा इनका टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस का वो ऑलरेडी इनका उसमें आ चुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इनको कहीं एक जगह पे दबाव का सामना भी रहेगा। ओल्ड एज सैजिटेरियस जो है, मैं समझती हूँ वो जरा ध्यान रखें अपना, क्योंकि उनका अपना रूलर जो है ना वो है तो एक्सॉल्टेड, बट उनके लिए थोड़ा सा फिर भी दबाव है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न का मैं बता चुकी हूँ कि उनका भी बड़ा जबरदस्त साइन बन रहे हैं। उनको उनके पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से बड़ी अच्छी अचीवमेंट और बड़ी अच्छी खबरें उनको मिले, और हो सकता है 7 सीज अब्रॉड से उनको ना कोई ऑर्डर वगैरह उनको मिल रहे हो, या उनकी सेटलमेंट बाहर होने वाली है अब्रॉड पे। आगे बढ़ते हैं, फिर एक्वेरियस आ जाता है। एक्वेरियस के बारे में देखा जा सकता है कि एक्वेरियस भी जो है ना शानदार परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, और जुलाई में, लेकिन ये है कि इनका रूलर जो है ना वो
रेट्रोग्रेशन में जा सकता है, थोड़े से ओल्ड एज को हेल्थ के इश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे। और बेसिकली ये साइंटिफिक मैं समझती हूँ कि उनकी ये साइंटिस्ट की ये जो एक्टिविटीज होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं बाय बर्थ प्योर, उसमें अगर इनकी बर्थ हुई भी हो तो बहुत अच्छा इनका सारा जो टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा हेल्थ को इनको देखना होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनके थोड़े स्लो हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पाइसिस वालों के तो वैसे ही उनको बेचारों को थोड़ी साड़ सकती है। सैटर्न पाइसिस में बैठा हुआ है, पाइसिस जिन लोगों के ऑलरेडी वाटरी साइन है। इस वक्त देखा जाए ना, आपने अभी बात शुरू में की थी कि सॉरी कि बारिशें और सैलाब का 2 साइन इकट्ठे वाटरी साइन एक्टिव हो चुके हैं। इसमें कैंसर है और एक जो है पाइसिस है। पाइसिस में सैटर्न बैठा हुआ है बिग रूलर, और कैंसर में जो है वो जुपिटर बैठा हुआ है, और दोनों ही पानी के वाटरी साइन है। अब आप समझ रहे हैं कि जब पानी को एक्टिव कर देगा तो फिर क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो बस अल्लाह खैर करे, ये आगे बारिशों के महीने ये सब खैरियत से निकल जाएं। पाइसिस वालों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उनको दबाव है क्योंकि अपना उनका रूलिंग साइन उसमें चला गया, एग्जॉल्टेड हो गया, लेकिन उनके सर पे सैटर्न बैठा हुआ है। लेजीनेस होगी और आप ज्यादातर अकेले महसूस करेंगे, बीमारियां, ओल्ड एज को ज्यादातर, पैसे वैसे रुक रहे होंगे, और ये गलत किस्म के डिसीजन। अच्छा, आपने हर स्टार का बड़ा अच्छा बताया, बेचारे पाइसिस पे आके आपने ज्यादा ही प्रॉब्लम्स बता दी। साड़ सकती है, उनको भी साड़ सकती है, एरीज को भी साड़ सकती है, आगे चल के एरीज को भी मैं बताने वाली थी। अच्छा। तो ये लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, बड़े बड़े मेजर डिसीजन ना करें। एरीज हो गया, पाइसिस हो गया, टॉरियंस का भी अच्छा चल रहा है, फिर जेमिनी को तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये इस तरह से है। चलो तो जी, बाकी सबका अच्छा चल रहा है। अच्छा, सबको अपने अपने स्टार की फिक्र हो जाती है, सब अच्छा है तो बस ठीक है। हाँ, वीकली में तो हम बहुत अच्छा लिखते हैं ना, बस ठीक है, सब बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि वो 5-6 दिन के अंदर क्या आपकी लक पता चल सकती है ना। लक तो एक्चुअली पता चल करनी होती है, ईयरली हमें पता चले कि हमने क्या कब क्या करना है, क्या हो सकता है, इस तरह से है जी। नहीं, वही बात है। मैं तो आवाम को और ऑडियंस को यही कहूँगी कि जी जो भी हो जाए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी और एनर्जी मत ख़त्म होने दें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें, सब ठीक हो जाता है। बस आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचें। जो आप यहाँ से सोचते हैं, जिसको आजकल हम लोग एक नया, मैंने देखा एक कॉन्सेप्ट आ गया जी, मैनिफेस्टेशन उसको कहा जा रहा है, और उसके थ्रू तो मैं समझती हूँ कि हमारा मज़हब तो हमें कब से यही सिखाता है कि आप यहाँ से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, अच्छा हो जाता है। जब आप हर वक्त नेगेटिव सोचेंगे तो वही नेगेटिविटी जो होती है हमें वो कर लेती है। आप देखें, नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो आपके इर्द गिर्द हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके पास होती है, और फिर उससे नेगेटिव ही होता है जो होता है। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुबह उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो नेमतें हैं उनके बारे में पहले सोचें, जो नहीं है उनके बारे में बाद में सोचें, और फिर ये सोचें कि इनको कैसे लेना है। तो कोई ना कोई बहुत सारी बात की है आपने, और इसी रेफरेंस में मैं थोड़ी सी बात एक और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। ये प्लीज, मेरे पास बहुत लोगों के केसेस आते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, पहले भी हमने पिछले उसमें कहा था कि शॉर्टकट नहीं है, और प्लीज अपने घर में लोगों में इर्द गिर्द हमेशा याद रखें, अच्छा बिहेवियर रखें। आप जब किसी, अगर कोई काम करने वाला बुरा है, या उसका बिहेवियर या उसकी शक्ल ही थोड़ा, अल्लाह माफ करे, लोग बाज़ औक़ात उनको इतना तंज करते हैं, मैंने लोगों को डिग्रेड करते देखा है। आप यकीन करें कि आप उनको डिग्रेड नहीं कर रहे होते, आप अपना जुपिटर जो साइन है गुड लक का, आप उसको खराब कर रहे हैं। कैसी बात है ना, कैसी अजीब सी बात है। आप किसी को 10 दफा अगर धुतकारेंगे या उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, या इस किस्म की चीजें, बहुत सारे लोग मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ। तो ये आप लोगों को कहें कि हमेशा खुश इखलाकी, प्यार, मोहब्बत एक जो ऐसा सोर्स है, वो हर आपकी अच्छी चीज को एक्टिव कर देगा। आपकी जितनी भी एनर्जी वाइब्स हैं, मनी फ्लो है, हेल्थ का फ्लो है, अच्छा विजडम है, अच्छी जिसे कहते हैं ना गुड लक है, फॉर्चून है, इन सबको फ्लो कर देगा, ओवरफ्लो करेगा आपकी साइड पे, कि आप एक्टिव कर देंगे उन सारी चीजों को। अपने सिर्फ अगर बैड लैंग्वेज और बैड बिहेवियर से आप लोगों का तंज मजाक और उनको डिग्रेड करना, या किसी को पैसे देते हुए तंग करना, या किसी बूढ़े को उसको धुतकारना, इसको बिल्कुल ना अपनी जिंदगी में ऐसा करने दें। अगर कर रहे हैं, कोई कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझाएं, जो बच्चों को बात को नहीं पता होता। तो ये चीजें आपको बहुत ऊपर लेके जाती हैं, आपको यही चीजें ग्रोथ देती हैं। और हमारे मजहब का रूल भी हमारा यही है कि हमें डाउन टू अर्थ होना है,
और लोगों के साथ ना बहुत पोलाइटनेस, शफकत से पेश आना है, तो ये है। और अपनी नमाज की पाबंदी करनी है। तो ये आप देखिएगा चीजें बहुत बहुत अच्छी सिमत पे चलती हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की कि वाकई में हमारे तो देखिए रिलीजन में ये चीज़ें पहले से सिखाई गई हैं। अंजुम, इतनी प्यारी आपने बात किया, मुझे ये बताएं कि इल्म नजूम की तरफ जाने का कैसे आपने सोचा। आज हम हमसे ये सवाल कर लेते हैं जाते जाते कि भाई आखिर आज अंजुम बता ही दें, टाइम हमारे पास मिल गया है थोड़ा सा, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन ये भी हो जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरे पूरे खानदान में कोई नजूमी नहीं रहा और है। मेरी एक्चुअली मैंने अपनी मदर और अपनी जो दादी थी उनको, दादी ने नमाज पढ़ना सिखाया बड़ी पाबंदी से, और दादी को हमने अक्सर कुछ चीजें पढ़ते हुए देखा। उन्होंने फिर हमें चांद को देख के बताना, आप ये दुआ पढ़ो, अब ये करो। तो वो चीजें ना, एक चीजें हमारे उसमें आती चली गई, समझे। फिर मदर मेरी को मैंने बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। मैं छोटे होते हैं क्लास 5th से मैं ना केमिस्ट्री को स्टडी कर रही थी, और मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी, और मैंने बहुत सारे, मेरी क्लास फेलो जो थी ना, तो वो सिर्फ हम ब्रेक में इकट्ठे होते थे सिर्फ हाथ केमिस्ट्री रीडिंग के लिए ना। अच्छा, ये डेवलप होता गया। मैंने आपको कहा ना कि मुझे मिस्ट्रीज जाने का बहुत शौक है। तो इसे ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं। ये एक ओशन है, आप इसके अंदर तय में उतरते जाए ना, तो फिर कनेक्टिंग चीजें आपको बहुत चीजें, और आप हैरान हो जाएंगे कि सब चीजें आखिर को जो हमारा मजहब और हमारे अल्लाह के हकाम है उस तरफ को लेके जाते हैं। ये प्लेनेट सब इशारा वही करते हैं कि अब सब चीजें अल्लाह ही की बनाई हुई हैं और उधर को ही लेके जाती हैं जो हमें हमारा मजहब सिखा रहा होता है। तो ये चीजें मुझे, इस तरह भी मैंने बहुत ट्रैवल भी किया। मैं यूएसए, मैंने मलेशिया में बहुत स्टडी की चाइनीज के साथ। फेंगशुई में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। फेंगशुई एक पूरी साइंस है। चले अंजुम, टाइम जो है वो और ख़त्म हो गया, आज पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। हम आपको फिर बुलाएंगे क्योंकि इतने मज़े की आप गपशप कर रही थी, बहुत एंजॉय किया हमने भी, ऑडियंस ने भी। थैंक्स अगेन। इसके साथ ही टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल, इसके साथ ही टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का भी, और टाइम होता है जी हमारे शो के इख्तिताम का भी। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।